और आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में MA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति का हल प्रश्न पत्र जो पेपर 7 जनवरी 2023 को हुआ है। यह DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा उससे संबंधित सभी कॉलेजों से संबंधित है। तो हम शुरू करते हैं पेपर को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आमंड और वर्बा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कह रहा है राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया। तो इसको सही आंसर हो जाएगा गैब्रियल आमंड ने किया राजनीतिक संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि उपरोक्त तीनों ही क्या है राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति के तथ्यों में से कौन सा गलत है। तो इसमें हो जाएगा भावनात्मक दृष्टिकोण जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आमंड व पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक वाद का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था। तो सही आंसर हो जाएगा बी, डेविड ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, निर्णय नियम अधिनिर्णय, क्योंकि ये आगत नहीं निर्गत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। इन्होंने ही अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ में अपने व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा डी। ये जो है ऐतिहासिक रूप से तथ्यों और मूल्यों को परस्पर संबंधित करता है, उन्हें पृथक नहीं करता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। मूल्य तटस्थता की जो बात है वो आधुनिक दृष्टिकोण में आता है, न कि परंपरागत दृष्टिकोण में। 9वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का व्यवस्थित प्रारंभ जो है किस विद्वान द्वारा माना जाता है सर्वप्रथम। तो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु द्वारा। सर्वप्रथम अरस्तु ने 158 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राजनीति विज्ञान की उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में किसने योगदान दिया। तो सही आंसर हो जाएगा हैराल्ड लास्की। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किसने संरचनात्मक रूपरेखा दृष्टिकोण दिया। तो ये हो जाएगा गैब्रियल आमंड ने जो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कह रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत निवेश निर्गत विश्लेषण का संबंध जो है वो किससे है। तो डेविड ईस्टन से है निवेश निर्गत सिद्धांत का संबंध। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से संस्थावादी दृष्टिकोण के अग्रणी थे। तो इसमें जो एक नाम आप अगर एलिमिनेट करते हैं डेविड ईस्टन का, यानी 3 को एलिमिनेट करते हैं तो आपका आंसर निकल के आता है ए। 1 to 4 जो है संस्थावादी दृष्टिकोण में अग्रणी थे। देखिए ए को छोड़ के सभी में 3 दिया हुआ है, और आप जानते हैं कि संस्थावादी या परंपरावादी जो है ईस्टन नहीं थे। डेविड ईस्टन क्या थे, आधुनिक विचारक थे, आधुनिक तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के जो है प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है। तो हित वृद्धि राजनीतिक व्यवस्था का कार्य नहीं है। सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के 4 कार्य बताए हैं, राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, हित अभिव्यक्तिकरण, हित संचयीकरण और राजनीतिक संचार। हित वृद्धि जो है कार्य नहीं है राजनीतिक व्यवस्था का। और क्वेश्चन नंबर जो है 16 कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत किसकी उपेक्षा की गई है। तो अनुभाविक अन्वेषण की उपेक्षा की गई है। स्थापना के समय जो है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे।
निम्न में से किस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की विशेष भूमिका होती है? तो राजनीतिक समाजीकरण में जो है राजनीतिक दलों की विशेष भूमिका होती है। कुछ बच्चे इस ऑप्शन को लेके कंफ्यूज हैं। तो देखिए, कानून जो पालन करवाने का जो मुख्य कार्य है ये किया जाता है आपका सरकार के द्वारा, न कि राजनीतिक दलों के द्वारा, क्योंकि भारत में 8 जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और सैकड़ों जो है क्षेत्रीय तथा पंजीकृत एवं नॉन पंजीकृत दल हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कानून का पालन नहीं करवाते बल्कि राजनीतिक समाजीकरण में विशेष भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार सही आंसर इसका ए ही होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनको सुमेलित करना है। तो आप जानते हैं इसमें से जो जन लोकपाल आंदोलन है, ठीक है, जन लोकपाल आंदोलन ये जो है अन्ना हजारे के द्वारा किया गया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तहत। वहीं जो है चिपको आंदोलन सभी जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर से, और आत्मसम्मान आंदोलन जो है रामास्वामी नायकर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि महाराष्ट्र में हुए महाद आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है महाराष्ट्र में हुए महाद आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता या महत्व है? तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता या महत्व है। राजनीतिक व्यवहार को समझना, राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन करना, राजनीतिक संस्थाओं की समानताओं और विभिन्नताओं को समझना, उपरोक्त सभी क्या है? तुलनात्मक राजनीति का महत्व है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक जीन ब्लॉन्डेल की है, जिनको जीन बोंदा भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व कौन सा उपागम प्रचलित था? तो परंपरागत उपागम प्रचलित था द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व। 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? तो सीमित शासन का विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये जो है अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा पार्टी आधारित अवधारणा, ये संविधानवाद की विशेषता नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से सही नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, एक कठोर संविधान जो है केवल उच्च राजनीतिक चेतना के लोगों के लिए उपयुक्त है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि लचीला संविधान जो है उच्च राजनीतिक चेतना के लोगों के लिए उपयुक्त होता है, ताकि सरकार मनमाना संशोधन न कर सके, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए संशोधन न करे, और जनता को इस बात के बारे में जागरूकता हो, अवेयरनेस हो कि जो संशोधन किए जा रहे हैं बार बार वो क्यों किए जा रहे हैं, वो देश हित में, लोक हित में है, या फिर सरकार स्वयं की शक्तियों को बढ़ाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन डायसी का है। मौलिक अधिकारों के ये क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित तथा अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं, ये कथन किसका है? तो ये कथन गार्डनर का है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है, आवश्यक लक्षण है कहाँ पे? तो यूएसए में जो है विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। भारत की बात करें तो यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय में सभी जो है संघीय राज्य हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बी जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कनाडा, इन सभी में जो है संघात्मक व्यवस्था है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद
भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है क्योंकि दोनों देशों में क्या है, दोनों देशों में एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि संविधान के उद्देश्य कौन से हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों जो हैं क्या हैं, संविधान के उद्देश्य होते हैं। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। हालांकि एक तर्क ये भी है कि राज्य को मजबूत बनाना, जो संविधान का उद्देश्य राज्य को नहीं बल्कि नागरिकों को मजबूत बनाना होता है, लेकिन देखिए किसी भी राज्य के लिए संविधान क्या होता है, आवश्यक होता है। स्वयं जैलिनेक कहते हैं कि संविधान के अभाव में राज्य राज्य ना हो करके एक प्रकार की अराजकता होगी। तो इसलिए नॉर्मल वे में आंसर जो है सी सही है। तीनों जो है संविधान के उद्देश्य होते हैं। और 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में कौन सा सही है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है क्योंकि ये प्राचीन नहीं नवीन अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर जो 36 है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासन में प्रशासनिक एकरूपता नहीं पाई जाती है, तो संघात्मक शासन में प्रशासनिक एकरूपता नहीं पाई जाती है। प्रशासनिक एकरूपता एकात्मक शासन में पाई जाती है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ की सफलता के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो भौगोलिक संलग्नता, हितों की समानता, समुचित संसाधन, ये उपरोक्त सभी जो है संघ की सफलता के लिए क्या है, आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि परिसंघ संघवाद से भिन्न है क्योंकि, तो सही आंसर हो जाएगा ए, इसके सदस्य संप्रभुता रखते हैं। संवैधानिक सरकार है, क्वेश्चन कह रहा है संवैधानिक सरकार कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा सीमित सरकार जो है संवैधानिक सरकार है। कुछ स्टूडेंट ऐसा कह रहे थे कि मैम संविधान युक्त सरकार को संवैधानिक सरकार कहेंगे। देखिए संवैधानिक सरकार से तात्पर्य होता है एक ऐसी सरकार जहां संविधानवाद विद्यमान है, और संविधान युक्त सरकार को हम संवैधानिक सरकार नहीं कह सकते क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जहां तानाशाही होती है, निरंकुश शासन होता है, वो लोग भी संविधान का सहारा लेते हैं कि हम संविधान के अनुसार चलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जहां संविधान है वहां संवैधानिक सरकार हो, संविधान का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो संवैधानिक और सीमित सरकार उसे कहते हैं जो जिसमें संविधान के साथ साथ संविधानवाद भी पाया जाता है। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा डी, ना कि सी। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। लोकतंत्र के लिए जो है संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना जाता है। तो आई होप कि ये जो हल प्रश्न पत्र है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने केवल हिंदी वाले प्रश्न लिए, जो पेपर है वो बाइलिंगुअल है। यदि आप चाहते हैं कि पेपर को इंग्लिश मीडियम से भी बनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।